कैसे हो आप सब। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान पाठ 17 तारे एवं सौर परिवार। तो बच्चों, आपको तारे आपने आकाश में रात्रि के समय आप देखते हो कितने जो हैं तारे चमक रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, और आपने वहाँ पे बहुत से तारों के समूह भी देखे होंगे जो किस तरह से बने हुए होते हैं। तो आपको आज हम अब आकाश में चमकते हुए तारे और जो भी हमारे सौर परिवार के हिस्से हैं उन सब के बारे में हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 17 तारे एवं सौर परिवार। तो गर्मी की छुट्टियों में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। तो बच्चों, पहले तो आप इसमें देखिए, एक चित्र है। चित्र में आपको कैसे तारे और चंदा मामा नजर आ रहा है। तो क्या था कि जब भूजो और पहेली की छुट्टियां हुई तो वो कहाँ गए? गांव में। तो गांव में क्या हुआ कि गांव में आपने देखा होगा कि घर बहुत छोटे होते हैं, मतलब छोटे, ऊंचाइयां नहीं होती। अब जैसे हमारे यहाँ शहरों में आपने देखा होगा 20-20 22-22 मंजिल की इमारतें हैं या 4-4 5-5 मंजिल इमारतें हैं। तो बच्चे लोग हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं, और क्या है कि पार्क कम होते हैं, तो जगह कम होती है। तो रात के समय बच्चे बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते हैं, वो घरों में रहते हैं। और जब आप किसी ऐसे गांव में जाते हो तो गांव में क्या है कि घर की ऊंचाइयां इतनी नहीं होती हैं, वो छोटे ही होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, खुले आंगन होते हैं। अब शहरों में आप घरों में आंगन आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं, बहुत कम घर होते हैं जहाँ पर आंगन होता है। तो जब गांव में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा? एक तो बहुत जो है बहुमंजिली इमारत या इमारतें वाले घर नहीं होते हैं, खुले आंगन होते हैं, मैदान होते हैं, खेत होते हैं। तो वहाँ पर जब वो दोनों बच्चे रात को खाना खाकर आंगन में गए और उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें बहुत ही सुंदर तारों का समूह दिखाई देता है। और तारे जो हैं वो इतने चमक रहे होते हैं जिसको देखकर वो क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। तो बच्चों, शहरों का आकाश तो आपको भी पता है कि नहीं साफ होता। क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ पर प्रदूषण ही इतना है। अब आप देखते हो कि जब दिवाली का समय आता है तो किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर प्रदूषण होता है, प्रदूषण का लेवल कितना बढ़ जाता है। तो इसके कारण वो किस वजह से बढ़ जाता है? एक तो पटाखों के धुओं से, ऊपर से हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ का जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जिसके कारण एक तो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स होती हैं, और दूसरा जब आसपास पॉल्यूशन होगा और वो सब होगा तो उससे क्या है, हमें बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है और देखने में भी दिक्कत आती है। तो जब वो ये देख रहे थे तो उनके दादाजी ने उनको इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई। तो आगे देखते हैं। आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वहीं हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। तो आकाश का अब आप अवलोकन कैसे कर सकते हो? मतलब आकाश को देखकर
जैसे आकाश में कितने जो हैं तारे हैं, तारों का समूह है और किस तरह से वो है, ये सब हम तभी देख सकते हैं जब हमारा वातावरण स्वच्छ होगा और हमें साफ जो है वो आकाश में चमकते हुए तारे दिखेंगे, तभी हम उनके बारे में आपको अधिक विस्तार से बता पाएंगे। आगे देखते हैं। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। तो बच्चों, ऐसा ही होता है जब हम रात्रि के समय, जब आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है, तो क्या होता है, तब आप रात्रि में अगर आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा होगा। कुछ तारे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में चमकते हुए दिखाई देंगे और कुछ आपको टिमटिमाते हुए, कुछ तारे चलते हुए और कुछ आपको जैसे एक रेखा में दिखाई देंगे। इस तरह से आपको स्वच्छ जो है साफ सुथरी तारों की छवि दिखाई देगी। इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते हैं वो ग्रह होते हैं। तो बच्चों, सभी तारे जो हैं टिमटिमाते नहीं हैं, कुछ तारे हैं वो टिमटिमा रहे होते हैं और जो टिमटिमा ना रहा हो वो क्या होता है, वो होता है ग्रह। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? चंद्रमा। तो हमारे यहाँ पर चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या होता है, बहुत तेज होता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य खगोलीय पिंड अन्य पिंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? हमारे तारे, ग्रह और चंद्रमा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। तो आपको समझ में आ रहा है ये? आगे देखते हैं। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलकी कहा जाता है। तो खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित जितनी भी घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? खगोलकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानकारी पाएंगे। तो बच्चों, खगोलीय पिंड हमारे क्या थे? तारे, ग्रह और चंद्रमा। तो अब जो है इनके बारे में हमने जो भी पढ़ेंगे हम इस पाठ में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? खगोलकी उनको हम जानेंगे। तो पहले टाइम में बच्चों क्या होता था? पहले समय में जो हमारे पूर्वज थे वो आकाश में, जैसे आज चंद्रमा यहाँ है, आज चंद्रमा यहाँ आ गया, आप कभी भी देखेंगे आकाश में चंद्रमा की दिशा जो है वो बदलती रहती है, उसका आकार बदलता रहता है। तो पहले के समय के पूर्वज जो हैं उसी के आधार पर जो है मौसम की जानकारी और टाइम क्या होगा इस समय और इन सब की जो जानकारी है वो सब इससे पता लगा लेते थे। जिस समय में बच्चों हमारे यहाँ पर घड़ियाँ नहीं होती थी समय देखने के लिए,
तो उस समय पर हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ऐसे ही जो है मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेते थे और समय का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। ये आपके जो हैं, जो भी आपके घर में पूर्वज होंगे उनसे आप अगर पता करेंगे तो वो आपको बताएंगे। जितने भी बड़े बुजुर्ग होंगे वो आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे कि कैसे हम उस समय पर अपना समय देख लेते थे और कैसे हमें पता लग जाता था कि अब सर्दी आने वाली है, बारिश आने वाली है। पहले समय में इतने यंत्र नहीं होते थे जो कि बता सकें। तो आओ आगे हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा। सबसे पहले हमारा क्या आता है खगोलीय पिंड? चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम बताएंगे। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग, पूर्व अथवा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई दिया है। तो बच्चों, ये आपको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हमारी पूर्णिमा है वो 29 या 30 दिन बाद आती है। पूर्णिमा किस दिन होती है? जब आपको आकाश में चांद पूरा गोल दिखाई देता है, पूरा का पूरा गोल होता है और बड़ा होता है, उसकी रोशनी भी होती है। तो उस समय आप, वो दिन हमारा होता है पूर्णिमा का दिन। ये आप अपनी मम्मी या पापा से पूछ सकते हैं कि आज पूर्णिमा अब कब आएगी। तो उस दिन आप अपनी कॉपी में निशान लगा लें, लिख लें दिन और कितने दिन बाद। तो पूरे 1 महीने बाद भी पूर्णिमा आती है। कई बार 1 महीने से 1-2 दिन कम पे भी पूर्णिमा आ जाती है। तो आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन किस तरह से जो है चांद गोल होता है और फिर धीरे धीरे जो है चंद्रमा का आकार बदलना शुरू हो जाता है। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है परिवर्तन। क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? वो बच्चों पूर्णिमा का दिन है। क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? तो बच्चों, इसमें कहा है ना कि क्या ऐसा भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी हम चंद्रमा को नहीं देख सकते? वो दिन होता है अमावस्या का। तो आगे देखते हैं हम। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? पूर्णिमा के दिन जो है चांद पूरा गोल और बड़ा दिखाई देता है। इसके पश्चात क्या होता है? प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग जो है वो घटता चला जाता है और 15वें दिन क्या होता है? हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस दिन जो है क्या होता है? अमावस्या होती है। अमावस्या को बच्चों आपको पता होगा बिल्कुल काली रात होती है। तो उस दिन हमें चंद्रमा जो है नहीं दिखाई देता है और अगले दिन क्या होता है? चंद्रमा का एक छोटा भाग जो है वो क्या होता है? हमें आकाश में दिखाई देता है। इस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? इस छोटे भाग को हम बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर जो है प्रतिदिन क्या होता है? चंद्रमा बड़ा होता जाता है और फिर उसके बाद हमें पूरे 15 दिन के बाद हमें चंद्रमा जो है पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्ति भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो जो पूरे महीने में जो है चंद्रमा का रूप जो है वो कितनी बार बदलता है, इन सबको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाओं जो हैं, आकृतियों को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है? भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है?
आप आगे देखिए इस पार्ट में। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। जैसे अब जब आपको भी पता है बच्चों, दिवाली की जो रात होती है वो अमावस्या की रात को ही दिवाली मनाई जाती है। और तब कहते हैं ना कि अंधेरी रात होती है, लेकिन हम उस दिन इतने दिए, लाइटें और मोमबत्तियां जलाते हैं कि वो अंधेरी रात को हम पूरे दिन में ही बदल देते हैं। और अब देखिए कि किस तरह से जो है पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब ये देखिए, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर ही मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और बाल चंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर जो है वो मनाई जाती है। तो बच्चों आपको पता है ना कि ईद उल फितर भी चंद्रमा के ही आकृति पर और चंद्रमा के ही उस पर होता है, तभी वो बोलते हैं कि इस दिन हमारा चांद दिखाई देगा इतने समय पर, तो उस दिन हम ईद मनाएंगे। तो ऐसे कितने त्योहार हो गए जो हम चंद्रमा पर मनाते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा हो गया, गुरु नानक जयंती हो गई, और जैसे ये कृष्ण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हम क्या मनाते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो इसी तरह से आपने देखा कि जब हमने यह पाठ पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था ना कि जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरह से ही पता लगा लेते थे कि हमें इस दिन कौन सा त्योहार मनाना है और किस दिन हमें फसलों की बुआई करनी है, कटाई करनी है। तो वो सब वह चंद्रमा के और ग्रहों के परिवर्तन से ही जो है उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। तो देखो हमारे पूर्वज कितने ही महाविज्ञानी थे कि उनको सब पता लग जाता था। और आज के समय में आप लोग घड़ियों में टाइम देखते हो और फिर आप अपना आगे चलते हो, तो उस समय पर ऐसा नहीं था। वो समय कितना ही अच्छा था। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि मैंने आपको बताया था ना कितनी होती है, 29 से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह भी कहते हैं। तो आपको पता लग गया इसके बारे में। अब चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है, अब आप ये देख सकते हैं। आइए यह जानना का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर प्रवर्तित कर देता है। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो अब देखो, एक तो आपने पाठ 16 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि चंद्रमा जो है सूर्य तथा अन्य तारों की भांति उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। हमें जो है चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, वो हमें जब जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ता है तो वह क्या करता है, अपनी ओर प्रवर्तित हो जाता है। अब आप यह चित्र देख रहे हैं, चित्र 17.3, इसमें देखो आप कि सूर्य के प्रवर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा जो है दिखाई देता है। अब जैसे लाइट जब है, इसमें आपको दिखाया जाना है ना, रात है और फिर दिन है। जो काला हिस्सा है हमारा वो रात है और जो सफ़ेद हिस्सा है वो हमारा दिन है। तो अब इसके ऊपर एक क्रियाकलाप है, वो देखिए 17.2। एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए, इसके आधे भाग को सफ़ेद तथा आधे भाग को काले पेंट से पोत दीजिए, जैसे आपने इस चित्र में देखा। अपने 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाना है और मैदान में क्या है, लगभग 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। जो चित्र जो है 17.4 है। आप 17.4 चित्र में देखें, आपको
इस चित्र में दिखाई दे रहा है। वृत्त के केंद्रों अपने जो है, आप मैदान में गए और वहाँ पर 2 मित्र गए और उन्होंने क्या किया, 2 मीटर एक त्रिज्या को खींच लिया और फिर आपने देखा वो बच्चा क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर खड़े होना है और अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहना है। उससे कहिए कि वह घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातःकाल के समय पर कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को पूर्व दिशा में रखना है, क्योंकि बच्चों हमारा जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उदय होता है। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को आपने कहाँ रखना है, पश्चिम भाग की तरफ। प्रत्येक प्रकरण में सफ़ेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाली रेखा जो है वो क्या होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर आपने क्या करना है, गेंद के सफ़ेद दृश्य भाग का प्रेक्षण करना है और इसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचनी है। इन आकृतियों की तुलना जो है वो चित्र कौन से में करनी है, 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से करनी है। अब आपने देखा, अब आप ये आगे चित्र देखेंगे। 17.5 अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति एवं संबंधित कलाएं किस तरह से यह चित्र में दिखाया गया है आप देख रहे हैं। इसमें पूरा गोल चंद्रमा, फिर चंद्रमा का भाग कैसे जो है, चंद्रमा के जो आकार हैं वो किस तरह से बदलते जा रहे हैं। तो याद रखना है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। तो क्या होता है बच्चों, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी जो है वो चंद्रमा सहित, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। आपने ये पिछले पाठों में पढ़ा भी होगा कक्षाओं में। अब आप यह देख रहे हैं चित्र 17.6 पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए, इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य की परिक्रमा कर रही है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इन स्थितियों को अपने नोटबुक में आपको लिखना है कि किस दिन पूर्णिमा होती है। आपको समझ में आ गया होगा, जिस दिन हमारा जो चांद है पूरा गोल होता है और उसकी रोशनी अधिक होती है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। और जिस दिन हमें आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उस दिन अमावस्या होती है। तो पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आकाश में आप किस भाग को देखेंगे, अब ये आप बताइए हमें। बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य तथा द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर का भाग कभी नहीं देखते। क्या यह सही है? तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही होती है। आगे देखें, क्रियाकलाप 17.3 धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का आपने क्या करना है, वृत्त खींचना है। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहना है। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख जो है वो सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपको कितने घूर्णन पूरे किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस ढंग से करता है। अब आपको पता है ना कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ मिलकर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर
पूरा एक घूर्णन पूरा करता है। समझ में आ गया बच्चों आपको ये? आगे देखते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अमापों से के गर्त थे। इस पर चंद्रमा से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। यह चित्र 17.7 में आप देखेंगे। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई से पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाइयों के पर्वत के समान हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारे फिल्मकार थे उन्होंने चंद्रमा की कितनी सुंदरता से वर्णन किया हुआ है कि चांद, इसके ऊपर गाने इतने सुंदर हैं और कितनी सुंदरता किसी व्यक्ति जैसे हीरोइन को वो बोलते हैं कि ये चांद की तरह है, सुंदर है, इसकी चांदनी रात में, जैसे वो कितनी ही ऐसी उन्होंने कल्पनाएं की हुई हैं और इतना सुंदर चांद को जो है वो हमारे आगे रखा फिल्मकारों ने। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो चांद पर पहुंचे, आपको पता है सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक जो है चांद पर गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह जो है सबसे पहले इन्होंने जो है चांद पर रखा था कदम, और फिर इन्होंने वहाँ पर उसका पूरा चित्र लिया था कि किस तरह से जो है चांद है। उसके अंदर क्या था बच्चों? पर्वत थे, ऊंचाइयाँ थी, और ये सब आपको चित्र 17.7 में दिखाया गया है। उन्होंने किस तरह से चांद का चित्र लिया और हमें यहाँ पर आकर दिखाया। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है। तो बच्चों क्या है वहाँ पर? ना तो वायुमंडल होता तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती, पर ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है, और वहाँ पर ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? तो बच्चों क्योंकि एक तो हमें जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, जो दोनों ही वहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं। क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो बच्चों कैसे सुन सकते हैं? जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इसके बारे में पूरा विस्तार से हम सबको बताया था। तो अध्याय जो है 13 में हमने सीखा था जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि जो है वो गमन नहीं करती है। तब फिर हम चंद्रमा पर किस ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? तो समझ में आ गया, हम चंद्रमा पर कोई भी आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। तो अब आगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो चांद पर गए थे। तो वो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था, और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। तो सबसे पहले जो है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और उसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। तो देख रहे हो आप ये चित्र में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री किस तरह से खड़े हैं और उन्होंने कितना सब कुछ पहना हुआ है। और आगे देखते हैं हम। तारे। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? एक तो आपने चंद्रमा देखा, हमने आपको जो है खगोलीय पिंड चंद्रमा के बारे में पूरा विस्तार से बताया। अब उसके बाद क्या होता है आकाश में? तारे। अब हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। रात्रि में जो है हम आकाश में बहुत से तारे देखते हैं। बड़े शहरों में दूर किसी अंधेरारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक आपने अगर निरीक्षण किया हो तो वो जो हैं तारे ऊपर दिखाई देते हैं, और कुछ तारे जो हैं वो बहुत अधिक चमकीले होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं। और
जो तारों का रंग होता है बच्चों, वो सभी तारों का रंग एक सा नहीं होता है। जो तारे हैं वो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? अब आप देखेंगे इसके बारे में। आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी जो है आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी आपको दिखाई देती है, उसके बारे में देखिए आप। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसीलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। तो जो तारे हैं वो सूर्य की तुलना में हमसे कितना है, लाखों गुना दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे छोटे से बिंदु डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी पर लगभग कितने किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और जो सूर्य है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंट्री है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, 40 अरब खरब किलोमीटर। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप देखो कितनी जीरो है, इनको आप कितनी देर लगाओगे पढ़ने में। तो इसीलिए ये हमसे कितनी दूर है। कुछ तारे तो इससे भी अधिक दूरी पर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलाई गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंट्री लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो समझ में आया आपको, यह हमसे कितनी दूरी पर हैं। आपको पता है ना कि प्रकाश का जब सूर्य उदय होता है तो उसकी रोशनी को आने में हमारे पास कितना वक्त लगता है। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, पर जब सूर्य की रोशनी अधिक पड़ जाती है तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक हम अगर उनके बारे में जो है अध्ययन करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, हमें यह पता लगेगा कि आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता है। आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो तारे भी जो हैं बच्चों वो कैसे प्रतीत होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए। कोई तारा जो सूर्य अस्त होते ही पूर्व में उदय होता है और सामान्यतः सूर्य उदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो कुछ तारे जो होते हैं वो जो है सूर्य अस्त होते ही, जब हमारा सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है, रात होती है, तो वो तारा कहाँ पर उदय होएगा, पूर्व दिशा में। और जब सूर्य हमारा पश्चिम में अस्त होता है तो जो है तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं, अब हम इसके बारे में पता लगाएंगे। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर आप घूमिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती हुई आपको प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान कर पाते हैं? यह करना तो बहुत मुश्किल होता है। आप जिस दिशा में घूमेंगे आपको चीज़ें भी उसी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं, उल्टी दिशा में तो नहीं दिखाई देती ना। पहेली याद करती है कि जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे ही होता है बच्चों, जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो जो आपके साथ चीज़ें हैं वो पीछे छूटती हुई चली जाएंगी। यदि हम तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूम रही है। अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता है
और पश्चिम में जो है वो अस्त होता है। ऐसे पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने का ही कारण होता है। तो यह तो आप सब बच्चों को पता है। हमारा जो सूर्य उगता है वो कौन सी दिशा में होता है? वह पूर्व दिशा में। और अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो समझ में आया आपको ये? आगे देखिए, मेरे दादाजी ने, पहेली कहती है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। वो कैसे संभव होता है? अब आप एक और क्रियाकलाप करेंगे 17.5, इससे आपको जो है और अच्छे से पता लगेगा। अब आप यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या, एक बच्चे ने छाते को पकड़ा हुआ है। एक छाता लीजिए और इसे खोल लीजिए। कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। अब क्या है, इस छाते के ऊपर आप देख रहे हो तारे बने हुए हैं। छाते के केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपका दीजिए और एक तारा वहां पर लगा दिया है। छाते के प्रत्येक तार स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से ये तारे हैं और इनको कैसे चिपकाया गया है कागज के टुकड़ों से काटकर। ध्रुव तारा जो है वो गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब छाते को केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए और छाते पर चिपकाए सभी तारों का प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता है? यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहां स्थित होता है जहां आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर होता है? तो बच्चों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही घूमती है ना, वो अपना अक्ष तो नहीं बदलती है ना। तो इसी तरह से जो ध्रुव तारा है, वास्तव में ध्रुव तारा जो है वो एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है और यह गति करता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। अब आप चित्र देख रहे हैं 17.10, इसमें क्या है, ध्रुव तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट की स्थिति। अब इसमें आप देख रहे हैं पृथ्वी के बिल्कुल जो अक्ष है उसके ऊपर क्या है, ध्रुव तारा। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, अपना अक्ष नहीं बदलती है। ये आप कितने ही टाइम से, आप कक्षा 6 से आप ये पढ़ते आ रहे हैं ना, आपको पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और जब अक्ष पर घूमती है तो वो क्या होता है, वहां पर क्या है, ध्रुव तारा है जो कि नहीं घूमता है, वो अपनी एक ही जगह पर स्थित रहता है। आगे अब हम पढ़ेंगे तारा मंडल। तारा मंडल क्या है? कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारा मंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारा मंडलों की अभिकल्पना की। तारा मंडल की आकृतियों उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारा मंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, इसीलिए आपको यह जानना होगा कोई विशिष्ट तारा मंडल कैसे दिखाई देता है और रात्रि में आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। तो बच्चों, तारा मंडल जो है वो क्या होता है, कुछ जो है तारों के समूह होते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न आकृतियों में बने हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तारा मंडल। तो आगे देखते हैं हम, आप यह देख रहे हैं तो बच्चों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई गई हैं ABCD। तो A जो आकृति है वो क्या है, ग्रेट बियर, B है ओरियन, C है कैसियोपिया, D है लियो मेजर। तो रात्रि के आकाश में ये जो है हमारे कुछ तारा मंडल हैं और इनको हमने क्या नाम दिए हैं वो आपको हमने बताया है। सर्वविख्यात तारा मंडलों में से
एक विख्यात तारामंडल जो है वो क्या होता है, सप्तऋषि, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। तो गर्मियों में जो है आप रात्रि का जो पहला पहर होता है, जब रात शुरू होती है, तो आप इसको देख सकते हैं सप्तऋषि तारामंडल। इसमें 7 तारों का समूह होता है। इसको हम इसीलिए सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। और इस तारामंडल को बिग डियर, डीपर, ग्रेट बियर अथवा ऑस्मेंजर्स भी कहते हैं। इस तारामंडल में जो है वो 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। अब आप ये देखोगे ना, इन चित्रों में आप काउंट करो तो कितने तारे हैं, 7 तारे हैं। तो इसीलिए हम इनको जो है यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीत होते हैं। तो आपको दिख रहा है ये किस तरह से ये प्रतीत हो रहे हैं। इस कलछी की हथी में जो है वो क्या है, 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। तो अब आप देख रहे हो किस तरह से ये उन्होंने आकृतियां बनाई हैं और उसमें आपको ये क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब आप ये चित्र देखें 17.12। तो 17.12 में आप देख रहे हैं कलछी मतलब कटोरी और डंडी आपको इस तरह से स्पष्ट दिखाई गई है। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में जो है बहुत ही अच्छी कहानियां जो हैं लिखी गई हैं। प्राचीन काल में जैसे हम पानी पीने के लिए कलछी का प्रयोग करते थे, वो इस तरह से होती थी। तो समझ में आया आपने, यह आज भी आपके घर मिल सकती हैं। जो लोग घड़ों के साथ इनको रखते हैं कि कितनी आसानी से इसके डंडी होती है वो, और आगे छोटी सी जो है लोटा सा बना होता है जो हम घड़े में से, जिसमें से हम आसानी से पानी को निकाल लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। और ज़्यादा इसके बारे में आगे देखिए। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है, हमारा 7 तारों का समूह जो होता है वो सप्तऋषि कहलाता है। सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। तो बच्चों, यह सप्तऋषि ऐसे ही नाम नहीं रखा गया। सप्तऋषि का अर्थ है 7 ऋषियों का समूह। जो हमारे यहाँ पर 7 प्रसिद्ध प्राचीन संत या ऋषि थे, उनके नाम पर ही इनको सप्तऋषि कहा गया है। अब आप ये देख सकते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है, मरीच है, वशिष्ठ है, ऋषि रंस है, अत्रि है, पुलस्त्य पुलह है, ऋतु है। और फिर दूसरे में है अलकारद, मिजार, अलियोत, मरेज, फेकान, मेरठ और ढभे। तो आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप यह परीक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो बच्चों, जितने भी हमारे हैं वो क्या प्रतीत होते हैं हमें? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं हम। मैंने यह सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। अब आप देखिए क्रियाकलाप 17.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचान लीजिए और इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए। बच्चों, आप साथ साथ ये चित्र भी देखते रहिए। इस चित्र में आपको दिखाया गया ना ध्रुव तारे की स्थिति का किस
तरह से ज्ञान करेंगे, प्राप्त करेंगे हम 17.13 चित्र में। तो इसमें क्या है कि आपने किस तरह से जो है ये करना है। अब चित्र 17.13 में दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली एक सरल रेखा की कल्पना करनी है। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में बढ़ाना है और इन दो तारों के बीच की दूरी को लगभग कितना करना है, 5 गुना। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीली नहीं है। और यह क्या है, जो अधिक चमकीला नहीं होता है वो क्या होता है, यह ध्रुव तारा होता है। और ध्रुव तारे का कुछ समय तक आपने प्रेक्षण करना है और यह नोट भी करना है कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है या नहीं। तो आपको यह चित्र में समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, एक और क्रियाकलाप है 17.8। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3 बार परीक्षण करना है। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी आपको निर्धारित करना है। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है और क्या ध्रुव तारे की आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। इन अपने जो भी आपके परीक्षण हैं ये चित्र 17.14 में दर्शाई गई स्थितियों के अनुसार ही आपको इनका जो है वर्णन करना है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा नहीं घूमता, ध्रुव तारे के चारों ओर तारे घूमते हुए प्रतीत होते हैं। और क्या होता है, ध्यान दीजिए ध्रुव तारा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारा मंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों में दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन से तारे हमें किस दिशा में दिखाई देते हैं और किस दिशा में नहीं दिखाई देते हैं। ओरियन एक अन्य विख्यात तारा मंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारा मंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। यह चित्र जो है 17.11b ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पेटी की निरूपित करते हैं। आपने उस चित्र में देखा था ना कि कैसे जो है पिछले पृष्ठ पर वो जो है आकृतियां बनी हुई थी, उसमें आप ध्यान में रखिए और उसमें आप आकृति देखेंगे तो आपको वह किसी शिकारी की तरह लगेगी। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की आपने कल्पना करनी है और इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखना है। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा जो कि सीरियस है। चित्र 17.15 आप देखेंगे। इसमें आपको क्या इनकी स्थितियों का ज्ञान प्राप्त होगा। आप चित्र देख रहे हैं ना 17.15, इसमें सीरियस की स्थिति कैसे ज्ञात कर रहे हैं आप। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारा मंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है और यह क्या है, अंग्रेजी अक्षर के W तथा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई देता है। अब क्या है, यह 17.11 में C के रूप C आप चित्र देखेंगे तो उसमें यह आपको दिखाई देगा। तो क्या आप जानते हैं किसी तारा मंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते हैं, इसमें बहुत से तारे होते हैं जो 17.16 जो है चित्र है उसमें आपको दिखाई देंगे। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारा मंडल के केवल चमकीले ही तारों को देखते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारा मंडल बनता है वो जो है हमसे समान दूरी पर नहीं है। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं।
तो आपको समझ में आ गया, जो तारे होते हैं वो सब, ये देख रहे हो आप कितने सारे असंख्य तारे हैं, लेकिन इन जो एक चित्र बन रहा है, ये 8 जो हैं वो तारे चमक रहे हैं, तो वो किस तरह से एक आकृति बनाकर आपको दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं हम सौर परिवार। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। सौर परिवार कैसे बना है? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। कौन कौन से हैं वो पिंड? जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी भी जो है वो किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये सब क्या हैं? हमारे ग्रह हैं। अब आप आगे देखिए। अब आप देखेंगे चित्र 17.17 में किस तरह से जो है ये आप ग्रह देख रहे हैं। सबसे बीच में लाल रंग का जो है वो सूर्य ग्रह है। तो सूर्य ग्रह के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। फिर शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आप देखेंगे तो पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। मंगल के बाद आपको जो है बृहस्पति दिखेगा, और बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो इस तरह से जो है वो सौर परिवार जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो है ये चित्र 17.17 में जो सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य हमें दर्शाया गया है, तो इसमें बूझो क्या कहता है। मैंने तो पढ़ा था कि हमारे सूर्य में सौर परिवार में जो हैं वो 9 ग्रह हैं। तो ये 9 ग्रह जो थे वो कैसे हुए, क्या आपको पता है? 2006 तक सौर परिवार में जो हैं वो 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। जो प्लूटो था वो जो है सूर्य से सबसे दूरी पर एक ग्रह था, जो सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार जो प्लूटो है वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता था। तो अब यह जो है हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम अब एक ग्रह नहीं मानते हैं। तो अब आइए, अब हम सौर परिवार के कुछ और सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। उसके आगे है सूर्य। तो सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और यह क्या है? पृथ्वी की लगभग जो है समस्त ऊर्जा का जो एक स्रोत वो है सूर्य। और जो सूर्य है वो सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा जो है वो सभी ग्रहों को किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अब आगे है ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों का क्या है बच्चों? अपना प्रकाश नहीं होता है, और वो जो है तारे की भांति प्रतीत होते हैं। वह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ही क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। और आपने देखा होगा कि तारों तथा ग्रहों में हम भेद कर सकते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं।
तारों की सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को हम क्या बोलते हैं? इस पथ को हम कक्षा कहते हैं। और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी क्या है? वृद्धि हो जाती है। आगे देखिए आप, मैं यह जानना चाहता हूं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती। तो अब आप यह देखिए क्रियाकलाप 17.9, अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में आइए। चित्र 17.8 में दर्शाए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के संकेंद्रित वृत्त खींचिए। अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपके अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी अपनी कक्षाओं में वर्मावृत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। चित्र 17.18, क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? अब आप देख रहे हैं ये बच्चे किस तरह से खड़े हैं चित्र में। तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन करने में लगने वाले समय को उसका क्या बोलते हैं? घूर्णन काल कहते हैं। तो बच्चों अब आप ये देख रहे हो एक और चित्र है 17.19, इसमें लट्टू है। लट्टू को जब आप अपने अक्ष पर घुमाते हैं तो वो घूमने लगता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का क्या कहा जाता है? उपग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्या? इस कारण पृथ्वी सूर्य का एक उपग्रह है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग होता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। प्राचीन भारत में खगोलिकी लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलकों में से एक आर्यभट्ट हैं। खगोलकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सी में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल है के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया है कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। तो बच्चों आपको पता लगा कि किस
कब सूर्य ग्रहण होता है और कब चंद्रमा जो है हमारा चंद्र ग्रहण होता है। जब छाया एक दूसरे पर पड़ती है तब वो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने जो भी हमारे यहाँ पर इनकी दूरी को ज्ञात किया वो ही आज तक मान्य है। अब आगे है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है क्योंकि बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट है। यह अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका परीक्षण करना जो है वो बहुत ही कठिन हो गया था। तभी सूर्य जो है सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं पर दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती है। तो जो है बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। तो समझ में आया बच्चों आपको बुध ग्रह। अब आगे देखते हैं शुक्र ग्रह। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्य उदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में भी दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम जो है प्रायः प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, क्या है कि रात्रि में हम इसको ढूंढने का प्रयास भी कर सकते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है और यह क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है, जबकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर ही गति करती है। क्रियाकलाप 17.10 किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंत्री में आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको या तो सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त से 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का परीक्षण करने का प्रयास जो है वो आपको करना चाहिए। तब क्या इसका अर्थ यह हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास करना है। कैसे प्रयास करेंगे? चंद्रमा की भांति शुक्र की कला जो है कलाओं का आपको प्रेक्षण कर सकते हैं। वो आप चित्र 17.20 में आप देख रहे हैं शुक्र की कलाएं। आगे है पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। बच्चों जितने भी हमारे ग्रह हैं उन पर जो है जीवन जीना असंभव है। सिर्फ एक ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर जो है क्या है, जीवन का एक अस्तित्व है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरण अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना सम्मिलित है ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। पृथ्वी पर जीना हमारे लिए क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी पर आपको पता है जल है, हवा है, पानी है, सब कुछ है। तो इसीलिए ही हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और बाकी किसी भी ग्रह पर यह सब जो है नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर जीवन जो है असंभव है। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो। तो हमें ये सब करने के लिए पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, प्रदूषण जो है उसको कम करना चाहिए
वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। और ये सब कुछ बातें हैं जिनका हम पालन करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन बहुत ही सरल, सुंदर और अच्छा व्यतीत करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परिवर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। नीली क्यों? क्योंकि जल की मात्रा जो है हमारे यहाँ पर अधिक है, जिससे पृथ्वी नीली दिखाई देती है। हरी क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे वन होते हैं, जिससे वो हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? वो है चंद्रमा। यदि मेरी आयु 13 वर्ष की है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी? इसके बारे में अब आप बताएं। तो जो है वो होगी 13। आगे है हमारा मंगल ग्रह। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह है मंगल। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों, मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कशिश ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो बच्चों, जो है 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में जो है हमने सफलतापूर्वक पहुंचाया। तो जो भारत है वो पहला देश बना। अब है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। तो समझ में आया आपको? आगे है, आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। 17.21 वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उस पृथ्वी का जो कक्षीय तल है वो चित्र आप 17.21 या दोनों तल एक दूसरे के 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 के कोण पर झुका हुआ है। अब आप यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या है? पृथ्वी झुके अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जो विषुवतीय तल है। फिर आप देख रहे हैं दक्षिण और उत्तर। पृथ्वी का कक्षीय तल जो है वो 23.5 आपको दिखाया गया है। तो समझ में आया आपको यह चित्र देखकर? तो मेरी धारणा पहेली कहती है, मेरी यह धारणा है कि यदि आप इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित कर देगा। अब 17.22 बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह। अब आप देख रहे हैं इसके 4 बड़े उपग्रह किस तरह से दर्शाए गए हैं। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। चित्र 17.22 में आप इनको देख रहे हैं। अब ये एक चित्र है 17.23 शनि जल से कम सघन है।
अब आप इसमें देख रहे हैं शनि जो ग्रह है हमारा वो पृथ्वी के परे, शनि ग्रह बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि यह सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। तो आपको क्या समझ में आया शनि ग्रह के बारे में? यह हमें जो है नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप इसको जो है एक दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। और शनि के बहुत से क्या हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। और शनि के बारे में एक रोचक कथा क्या है कि यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है और इसका जो है जल घनत्व भी कम है। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शक की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा की में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। देख रहे हैं आप चित्र 17.24 अपने कक्षीय पथ पर यूरेनस। ये आपको चित्र में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप आगे देखें सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में क्या होता है? चंद्रमा होता है। अब 17.5 सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। सौर परिवार के अन्य कौन से सदस्य हैं? ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है जो कि चित्र 17.25 इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है। तो अब आप ये देखिए चित्र, इसमें आपको क्षुद्र ग्रह पट्टी नज़र आ रही है। ये कितनी डार्क की हुई है, बाकी जो हैं वो सर्कल किए गए हैं। तो इसमें और बृहस्पति को देखो कितना बड़ा एक काला डॉट दिखाया गया है। तो इस तरह से यह चित्र देखकर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे है हमारा धूमकेतु। धूमकेतु भी क्या है? हमारे सौर परिवार का ही सदस्य है। ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से क्या होती है? दूर होती है। तो अब आप चित्र देख रहे हैं चित्र 17.26 किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां। आपको इसमें क्या है? धूमकेतु की जो है वो स्थितियां दिखाई गई हैं। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हालांकि धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर
76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं अगली बार हल्का धूमकेतु हमें कब नजर आएगा? धूमकेतुओं के विषय में धूमकेतु जो हैं वो हमारे सौर परिवार के ही सदस्य हैं और यह अत्यंत परवलयिक कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल जो है वो काफ़ी अधिक होता है और सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। अब आप ये चित्र देखो 17.26, इसमें क्या है, धूमकेतु की विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ऐसे बहुत से धूमकेतु हमें ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित कालांतराल पर ही दृष्टि गोचर होते हैं। हल्का धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, जो हमें पिछली बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो बच्चों यह आपको अच्छे से इन तिथियों को याद रखना है कि कितने साल बाद हमें क्या चीज़ दिखाई दी। हमें 76 साल बाद जो हमने धूमकेतु को देखा और वो था 1986 का समय। तो अब आप बता सकते हैं ये अगला समय 76 साल बाद कौन सी तारीख आएगी, जब कौन सा सन आएगा जब आप धूमकेतु को दोबारा देखोगे? धूमकेतु के विषय में कुछ अंधविश्वास हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, परंतु ये सब मिथक जो है एक अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना प्राकृतिक परिघटना है। इनसे भयभीत होने का, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हमारे यहाँ होती रहती हैं। जैसे कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान आता है, बारिश हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप होती रहती हैं। उल्काएं तथा उल्कापिंड, आगे है हमारा उल्काएं और उल्कापिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश जो है कि एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। चित्र 17.27, इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश भी चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। तो अब आप यह देख रहे हो चित्र में आकाश में हल्का सा उल्का पिंड, कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और वो पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करता है जिससे सौर परिवार हमारा बनता है। उल्का वृष्ट, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्ट कहते हैं। कुछ उल्का वृष्ट नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने का भी प्राप्त कर सकते हैं समय का। तो बच्चों आजकल तो हम जो है इंटरनेट पर हर चीज़ के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आखिरी बार हमें ये चीज़ कब दिखाई दी, कैसे दिखाई दी। तो आज के समय में हमारे पास इतने साधन उपलब्ध हैं जिसमें हम हर चीज़ की जानकारी, कि वर्षा कब होगी, आज का हमारा तापमान क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखिए कृत्रिम उपग्रह। आपने यह सुना होगा
कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था जो अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट IRS, कल्पना 1, EDUSAT आदि हैं जो आप 17.28 में आप देख सकते हैं चित्र में। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रक्षेपण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। अब आप यह देख रहे हो हमारे भारतीय उपग्रह, इनके बारे में ही हमने आपको बताया। ये हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपने पढ़ा और इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा। हमने चंद्रमा की कलाओं की घटनाओं के कारण यह कि हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। तारे अपने प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा जो है सूर्य भी क्या है, एक तारा है। यह सब हमने इस पाठ में पढ़ा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। और इस पाठ में आपने क्या पढ़ा है, इस पाठ में हमने और पढ़ा है तारा मंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों और शुद्ध ग्रहों, धूमकेतु एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। और किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है को हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदना में किया जाता है। तो बच्चों, यह जो मुख्य बातें आपको मैंने बताई, यह आपने इस पाठ में पढ़ी। तो इस पाठ में और आपने क्या पढ़ा, अब इसका हम प्रश्न अभ्यास तो करेंगे ही, लेकिन आपको एक बात और हम बताना चाहते हैं इस पाठ के बारे में। कल्पना चावला जो थी वो हमारी अंतरिक्ष की पहली जो भारतीय महिला थी। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म करनाल में हरियाणा में 17 मार्च 1962 को हुआ था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी विज्ञान की स्नातक उपाधि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से प्राप्त की। 1982 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एयर स्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयर स्पेस इंजीनियरिंग में PhD प्राप्त की। और वर्ष 1988 में उन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ कर दिया और 1996 में उन्होंने पहली उड़ान के लिए चयनित किया गया। देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना कुछ प्राप्त कर लिया। और वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला थी और दूसरी भारतीय व्यक्ति थी। दुर्भाग्यवश
फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वह एक थी। वह विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो बच्चों, आपने देखा कि कल्पना चावला हमारे यहाँ पर कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया, और अंतरिक्ष पर जाने वाली वो कौन थी? पहली भारतीय जो थी महिला थी। और आपको इसके बारे में और जो है सौर मंडल के बारे में और भी एक जानकारी है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खोलज्ञ, जिनका नाम निकोलस कॉपरनिकस 1473-1543 तक वो थे, उन्होंने यह उल्लेख किया कि सूर्य और परिवार के केंद्र पर स्थित ये ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कॉपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष, कौन सी में उनकी मृत्यु हुई थी? 1543 में हुआ। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का प्रेक्षण किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार आप देखते हैं कि विचार और धारणाएं किस तरह विकसित और परिवर्तित होती रही। क्या आप अपनी धारणाओं भी परिवर्तित होती हैं? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध हैं तो आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं। तो बच्चों देखो, आप इस कितने ही हमारे यहाँ पर खगोल वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसके बारे में समय समय पर जो है कितना आपके सामने खोल कर रखा कि हमारे यहाँ कितने ग्रह हैं और वो किस प्रकार से चक्कर काट रहे हैं, और कितनी अधिक और अच्छी जानकारी आपको इस पाठ को पढ़ने पर मिली। आइए बच्चों, अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसमें आपको दिए हुए क पर क्षुद्र ग्रह, ख उपग्रह, ग तारामंडल, घ धूमकेतु। तो इसका उत्तर होगा तारामंडल। तो आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? क सीरियस, ख बुध, ग शनि, घ पृथ्वी। तो इसका उत्तर होगा क सीरियस। अगला देखिए आप, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी और प्रकाश को प्रवर्तित करता है। हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग ही ढकती है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियमित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों क। हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी और प्रकाश को प्रवर्तित करता है। आगे देखते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह है सूर्य से अधिक दूरी वाला? नेपच्यून। इसका उत्तर है नेपच्यून। वर्ण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा बच्चों मंगल। अगला है हमारा, तारों के ऐसे समूह का कोई पैटर्न बनाता है डैश कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल। अगला है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? उपग्रह। अगला देखिए, शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है, तारा।
आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित करना है। सत्य T, असत्य F। तो पहला है, ध्रुव तारा सौर परिवारों का सदस्य है, F असत्य। दूसरा देखिए, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, T सत्य। अगला देखिए, अब यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, इसका उत्तर है F असत्य। आगे देखिए, अगला है INSAT एक कृत्रिम उपग्रह है, इसका उत्तर है T यानी सत्य। अगला देखिए, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, इसका उत्तर है F और असत्य। अगला है, ओरियन तारा मंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, इसका उत्तर है F यानी असत्य। आगे देखिए, अब स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह के उपयुक्त आपको मिलान करना है। तो पहला है आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह का आप मिलान किससे करेंगे? पृथ्वी और मंगल से। फिर दूसरा है हमारा बाह्य ग्रह, इसका उत्तर मिलान होगा शनि से। फिर है तारामंडल, तारामंडल का मिलान होगा सप्तऋषि और यान से। फिर है पृथ्वी के उपग्रह, पृथ्वी के उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो ये आपका मिलान कीजिए, हो गया। आगे है एक और प्रश्न, आप देखिए, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? इसे हम आकाश के पश्चिम में पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा बृहस्पति। आगे देखिए अगला प्रश्न, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडल के नाम लिखिए। तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है उसको हम तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि और ओरियन तारामंडल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, सप्तऋषि तथा ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षित स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। इसका उत्तर है सप्तऋषि तथा ओरियन तारामंडल। आगे आप देख रहे हैं, ग्रहों के अतिरिक्त जो है सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखने हैं। वो कौन से हैं? धूमकेतु और उल्का। अगला प्रश्न आप देखिए, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि के से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप इसका उत्तर लिखें, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम रात में स्वच्छ आकाश में सप्तऋषि की पहचान करेंगे। तत्पश्चात इसके सिरों के 2 तारों से गुजरने वाली एक सख्त रेखा की कल्पना करेंगे। इस रेखा को उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ने पर यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचेगी जो अधिक चमकीला नहीं होगा, यही ध्रुव तारा है। अगला प्रश्न है, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखिए, नहीं, सारे तारे गति नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप ध्रुव तारा अन्य तारों के समान गति नहीं करता है। तो समझ में आए आपको ये प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है? कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका उत्तर लिखेंगे हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर हैं। इस दूरी को किलोमीटर में मापना आसान नहीं है।
अतः इसे प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न आप देखिए, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 11 गुना है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे और आप इसका उत्तर जो है बड़े ध्यान से लिखेंगे। माना कि पृथ्वी की त्रिज्या a, बृहस्पति की त्रिज्या है 11a और पृथ्वी का आयतन क्या है 4/3। इसको आप 4/3 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर पाई, फिर हैश और उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे। a पाई का निशान है तो a 3 हैश ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर है बृहस्पति का आयतन 4/3 पाई, फिर है 11a × 3 हैश। तो बृहस्पति का अनुपात और पृथ्वी का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 क्यूब मतलब 11 का 3 ऊपर आप कर देंगे तो 11 को हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1331। अतः बृहस्पति का तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात 1.2 यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वी जो है वो समा सकती है। तो समझ में आया आपको? आगे देखिए, बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख चित्र 7.29 खींचा। क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे आप संशोधित कीजिए। नहीं, ये जो है आरेख बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपको क्या है सही आरेख बनाना है। तो समझ में आया आपको ये इस प्रश्न का? तो बच्चों, यह हमने प्रश्न अभ्यास पूरा कर लिया। आपने इस पार्ट से बहुत कुछ सीखा। तो अब हम आपको अगले पार्ट पर मिलते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।